हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर सरल परिपथ बताऊंगा, जिसमें पहला हेडिंग है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल होता क्या है उसके बारे में जान लीजिए। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तथा इसके द्वारा परिपथ में आवेश को निरंतर बनाए रखते हैं, जिससे परिपथ में हमेशा धारा प्रवाहित होती रहती है। नेक्स्ट हेडिंग है सेल का विद्युत वाहक बल। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। माना स्मॉल q कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E बराबर कार्य बटे आवेश अर्थात कैपिटल E बराबर W बटे Q। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है तथा इसकी विमा mL2T-3A-1 होता है। यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हेडिंग है टर्मिनल विभवांतर। जब किसी वैद्युत परिपथ को कैपिटल E विद्युत वाहक बल वाले सेल से जोड़ दिया जाता है तो Q आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W जूल हो E इक्वल टू W/Q0। अब चूंकि परिपथ कई भागों से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अतः उनमें प्रवाहित होने वाला आवेश Q एक समान होगा। यदि परिपथ के भिन्न भिन्न भागों में व्यय होने वाली ऊर्जाएं क्रमशः W1, W2, W3 ... हो तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा इन सभी ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। अतः कैपिटल E इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस ... पूरे के बटे Q। अब Q को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, अतः E इक्वल टू W1/Q प्लस W2/Q प्लस W3/Q प्लस ... चूँकि हम जानते हैं W/Q विभवांतर का फॉर्मूला होता है, अतः E इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ... Vn, जहाँ V1, V2, V3 एकांक आवेश को प्रवाहित करने वाले परिपथ के विभिन्न भागों में व्यय होने वाली ऊर्जाएं हैं, जिन्हें परिपथ के भिन्न भिन्न भागों के लिए टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब इसकी परिभाषा की भी बात कर लें। किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो व्यय ऊर्जा होती है, उन्हें उन बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। नेक्स्ट रीडिंग है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जैसा कि बताया गया है, जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब किसी सेल से तार को जोड़ दिया जाता है तो तार में वैद्युत धारा सेल के धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहने लगती है, जबकि सेल के भीतर घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में एक प्रतिरोध लगाता है, अतः सेल के भीतर धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कहते हैं। नेक्स्ट रीडिंग है सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। पहला है यह सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को स्मॉल d माने तो स्मॉल r प्रोपोर्शनल स्मॉल d होगा। नेक्स्ट, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि डूबे हुए प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो R प्रोपोर्शनल 1/A। नेक्स्ट पॉइंट है वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट, वैद्युत अपघट्ट तथा प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट रीडिंग है सेल के टर्मिनल विभवांतर
विद्युत वाहक बल तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, जिसका संबंध कैपिटल के कुंजी से, कैपिटल आर प्रतिरोध तार तथा अमीटर से कर दिया जाता है तथा प्लेटों के बीच एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाता है। जब कुंजी को चालू करते हैं तो सेल द्वारा परिपथ में स्मॉल आई धारा प्रवाहित होने लगती है। माना परिपथ में स्मॉल आई धारा स्मॉल टी समय तक प्रवाहित होती है तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, चूंकि हम जानते हैं E बराबर W/Q, अतः W बराबर EQ, Q बराबर IT रख दें तो W बराबर EIT, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब सेल के बाहर प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V है तो सेल के बाहर किया गया कार्य W आउट या W बाह्य बराबर VIT, जिसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। चूंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, अतः सेल के भीतर वैद्युत अपघट्ट में होने वाला विभव पतन स्मॉल v इक्वल टू IR होगा। तो सेल के भीतर किया गया कार्य V इन मतलब इंटरनल, अर्थात W आंतरिक बराबर स्मॉल v स्मॉल I स्मॉल t, स्मॉल v बराबर IR रखने पर, अतः V इन इक्वल टू IR इंटू IT, I का I में इंटू कर देंगे तो I² RT हो जाएगा, अर्थात W इन इक्वल टू I² RT, जिसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से सेल द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, अर्थात W इक्वल टू V आउट प्लस V इन। अब इनके मान रख देते हैं तो W बराबर कैपिटल V स्मॉल I स्मॉल t प्लस स्मॉल I² स्मॉल r इंटू टी। अब W का मान भी रख देते हैं, अतः EIT बराबर RHS में IT कॉमन ले लेते हैं तो IT ब्रैकेट में कैपिटल V प्लस स्मॉल IR, IT से IT कैंसिल हो जाता है, अतः E इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल IR, जिसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। यही विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का सूत्र है। इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। V को हम लेफ्ट साइड भेज देते हैं और I को भाग दे देते हैं, अतः स्मॉल r बराबर कैपिटल E माइनस कैपिटल V बटे स्मॉल I, जो कि हमारा समीकरण 5 हो जाता है। अब समीकरण 4 से IR को हम पक्षांतर कर दें, कैपिटल V बराबर कैपिटल E माइनस स्मॉल I इंटू स्मॉल r, जो समीकरण 6 होगा। अब ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR होता है। अब समीकरण 4 में इसके मान रख दें तो कैपिटल E बराबर स्मॉल I कैपिटल R प्लस स्मॉल I स्मॉल r, स्मॉल I दोनों में कॉमन हो जाता है तो कैपिटल E इक्वल टू स्मॉल I ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, अतः I इक्वल टू कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका यूज न्यूमेरिकल में किया जाएगा। समीकरण 5 से स्मॉल r बराबर कैपिटल E माइनस कैपिटल V अपॉन स्मॉल I बराबर कैपिटल V अपॉन कैपिटल R रखने पर तो स्मॉल r बराबर कैपिटल E माइनस कैपिटल V बटे V अपॉन R। अब ये R ऊपर चला जाता है, अतः स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में कैपिटल E माइनस कैपिटल V बटे कैपिटल V का हम भाग दे देते हैं, आ जाता है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में कैपिटल E अपॉन V माइनस V अपॉन V से V कैंसिल हो जाता है तो 1 आ जाता है, अतः स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में कैपिटल E अपॉन कैपिटल V माइनस 1, जो समीकरण 8 होता है। किरचॉफ का नियम बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में हमसे पूछा जाता है किरचॉफ का नियम क्या होता है। सन 1842 ईस्वी में जटिल परिपथों के विभिन्न चालकों के बीच धारा वितरण को ज्ञात करने के लिए मुख्यतः 2 नियम दिए। पहला, किरचॉफ का प्रथम नियम, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है।
इसे हम संधि का नियम कहते हैं, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। माना किसी संधि O पर तीन धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 आकर मिलती हैं तथा इस संधि O से दो धाराएं I4 व I5 जाती हैं, तो आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, I1, I2, I3 संधि O पर मिल रही हैं, जबकि I4 और I5 संधि से जा रही हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से सिग्मा I इक्वल टू 0 लेते हैं, अर्थात यहाँ पे तीन धाराएं आ रही हैं I1, I2, I3, अतः इन्हें हम धनात्मक ले लेते हैं और I4 तथा I5 इससे जा रही हैं, जिन्हें हम ऋणात्मक ले लेते हैं। अतः I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। अब I4 और I5 लेफ्ट साइड में ऋणात्मक है, जिसे हम राइट साइड में ले जाते हैं। अतः I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5, अर्थात उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग संधि से जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। कभी कभी बोर्ड में हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम या धारा का नियम लिखिए, तो इसका उत्तर आपका किरचॉफ का प्रथम नियम, क्योंकि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, जिसके कारण इसे हम धारा का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है किरचॉफ का दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योग उस पाश में लगने वाले कुल विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा I इंटू कैपिटल R बराबर सिग्मा कैपिटल E, जहाँ I धारा, कैपिटल R प्रतिरोध तथा कैपिटल E विद्युत वाहक बल है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई परिपथ है जिसे दो खंडों में विभक्त किया गया है, इसे पास 1 और पास 2 के नाम से बुलाया जाता है। माना दो सेल हैं E1 व E2 तथा तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं, जिसे चित्र के अनुसार जोड़ा गया है। R1 व R2 में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1 व I2। जब ये धाराएं बिंदु A से आगे बढ़ती हैं तो ये धाराएं आपस में मिल जाती हैं, अर्थात प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा जो होगी वह I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार बंद पाश 1 में प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा I1 तथा प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा I2 है तथा इस पास में दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 लगे हैं, अतः I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 बराबर E1 माइनस E2। बंद पास 1 में हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जिसके कारण धारा I2 हमारे चलने के विपरीत दिशा में होता है, जिसे हम ऋणात्मक लेते हैं, तथा I1 हमारे चलने की दिशा में है, अतः यह धनात्मक होगी। उसी प्रकार सेल का विद्युत वाहक बल भी लिया गया है, जिसके कारण E1 माइनस E2 लिया गया है। अब बंद पास 2 में I2 इंटू R2 प्लस I1 प्लस I2 ब्रैकेट में इंटू R3 इक्वल टू E2। यहाँ पे जो प्रतिरोध R3 है उसमें बहने वाली धारा I1 प्लस I2 है तथा प्रतिरोध R2 में जो बहने वाली धारा है I2 वह चलने की दिशा के अनुदिश है, अतः इस पास के लिए धारा I2 धनात्मक होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, अतः इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं, अतः आप इसे याद रख लेंगे, क्योंकि कभी कभी बोर्ड में इन दोनों नियम के दूसरे नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है सेलों का संयोजन। किसी वैद्युत परिपथ में धारा को निरंतर
बनाए रखने के लिए विद्युत सेल एक स्रोत का कार्य करता है, किंतु एक सेल के द्वारा प्रबल धारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए कई सेलों को आपस में जोड़ा जाता है। इन सेलों के संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। सेलों को मुख्यतः 3 विधियों द्वारा जोड़ा जाता है। पहला श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में, तीसरा मिश्रित क्रम में। पहला हेडिंग है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। n सेलें हैं जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस क्रम में जोड़ने के लिए पहले सेल के ऋण प्लेट को दूसरे सेल के धन प्लेट से तथा दूसरे सेल का ऋण प्लेट तीसरे सेल के धन प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार अन्य सेलों को आगे जोड़ते चले जाते हैं तथा पहले सेल का धन प्लेट एवं अंतिम सेल के ऋण प्लेट को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R तथा पूंजी K से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मान लिए n सेलें हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा उनके आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, जिसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से श्रेणी क्रम में जोड़कर उसमें धारा भेजी जाती है। तो सेल का कुल विद्युत वाहक बल बराबर कैपिटल E प्लस कैपिटल E प्लस कैपिटल E प्लस डॉट डॉट n बार, अर्थात सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों को हम आपस में जोड़ देते हैं। अतः इनका योग जो होता है वह n कैपिटल E के बराबर प्राप्त होता है। सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस डॉट डॉट n बार, जिसे हम जोड़ेंगे तो स्मॉल n स्मॉल r प्राप्त होता है। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध स्मॉल nr प्लस कैपिटल R। क्योंकि सभी सेलों के जो आंतरिक प्रतिरोध हैं उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं और बाह्य प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि हम सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध का योग है स्मॉल n स्मॉल r, इसे हम कैपिटल R1 मान ले तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R को R2 मान ले। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र से कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट होता है। अतः इन्हें हम जब जोड़ते हैं तो हमारा मिल जाता है स्मॉल nr प्लस कैपिटल R। अतः परिपथ में बहने वाली धारा, सरल परिपथ के पहले पार्ट में आपको बताया गया है धारा I इक्वल टू कैपिटल E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो यहाँ पे जो कैपिटल E का मान है वह स्मॉल n कैपिटल E के बराबर है तथा स्मॉल r के स्थान पे स्मॉल n r रखते हैं। अतः धारा I इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल E प्लस कैपिटल R, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। शर्तें, पहला, यदि स्मॉल nr लेस देन कैपिटल R हो तो अर्थात स्मॉल nr का मान कैपिटल R की तुलना में बहुत कम है तो स्मॉल nr को नगण्य मान लेते हैं। उपरोक्त समीकरण 1 में nr के स्थान पर 0 रख देते हैं तो हमारा मिल जाता है I इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल E अपॉन कैपिटल R। अर्थात जब परिपथ में जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है तो उन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक से अधिक धारा प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि स्मॉल nr ग्रेटर देन कैपिटल R हो तो कैपिटल R को नगण्य मान लेते हैं। अर्थात I इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल E अपॉन स्मॉल n स्मॉल r। स्मॉल n से स्मॉल n कैंसिल हो जाता है तो I इक्वल टू मिलता है कैपिटल E अपॉन स्मॉल r। अर्थात यदि परिपथ में जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है तो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। अतः परिपथ में n सेलों द्वारा भी उतनी ही धारा प्राप्त होती है जितना केवल एक सेल के द्वारा प्राप्त होता है। अतः ऐसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन होता क्या है उसके बारे में जान लीजिए। इस
संयोजन में सभी सेलों के धन प्लेट को किसी एक बिंदु से तथा सभी ऋण प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। माना सभी सेलों के विद्युत वाहक बल कैपिटल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तथा n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इन सेलों के धन प्लेट एवं ऋण प्लेट को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R एवं कुंजी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को चूंकि समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यदि इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R1 मान ले तो 1 अपॉन कैपिटल R1 बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट डॉट n बार। अतः 1/R इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल r। तो R1 इक्वल टू स्मॉल r अपॉन स्मॉल n। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध R1 प्लस कैपिटल R। R1 की वैल्यू हम रख देते हैं स्मॉल r अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल R, जिसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मिल जाता है स्मॉल r प्लस स्मॉल n कैपिटल R बटे स्मॉल n। क्योंकि सभी सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हैं, तो इन सेलों का जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वह कैपिटल E के बराबर होगा, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान होता है। अतः परिपथ में बहने वाली धारा I इक्वल टू कैपिटल E पूरे के बटे स्मॉल r प्लस स्मॉल n कैपिटल R बटे n। अब ये n ऊपर चला जाता है तो I इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल E बटे स्मॉल r प्लस स्मॉल n इंटू कैपिटल R मिल जाता है, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शर्तें। पहला पॉइंट, यदि कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r हो तो स्मॉल r को नगण्य मान लेते हैं। अतः स्मॉल I इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल E बटे स्मॉल n कैपिटल R। स्मॉल n से स्मॉल n कैंसिल हो जाता है, अतः I इक्वल टू कैपिटल E अपॉन कैपिटल R। अर्थात जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो तो इन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सेल का कुल वैद्युत धारा एक सेल के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, यदि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R हो तो कैपिटल R को नगण्य मान लेते हैं। अर्थात I इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल E अपॉन स्मॉल r। अर्थात जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो तो उन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, जब सेल के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो तो समांतर क्रम में जोड़ने के बाद परिपथ में बहने वाली धारा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 3 सेल हैं जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः स्मॉल r1, स्मॉल r2 व स्मॉल r3 हैं तथा विद्युत वाहक बल क्रमशः कैपिटल E1, कैपिटल E2 और कैपिटल E3 हैं, जिन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इन सेलों के द्वारा परिपथ में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 हैं। तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में बहने वाली धारा किरचॉफ के पहले नियम से, क्योंकि I1, I2 व I3 धारा संधि A पर आकर मिलती हैं तथा इनसे निकलने वाली धारा स्मॉल I प्रतिरोध R में बहती है। अतः I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लेते हैं, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास ABCD E1A के लिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो E1 इक्वल टू स्मॉल I स्मॉल R1 प्लस स्मॉल I कैपिटल R, जिसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं तो I1 इक्वल टू मिल जाता है कैपिटल E1 माइनस स्मॉल I कैपिटल R अपॉन स्मॉल R1। इसी प्रकार बंद पास ABCD E2A के लिए E2 बराबर स्मॉल I2 स्मॉल R2 प्लस स्मॉल I कैपिटल R। यहाँ से हम I2 का मान निकाल लेते हैं तो I2 बराबर कैपिटल E2 माइनस स्मॉल I कैपिटल R बटे स्मॉल R2 था। बंद पास
ABCDE3A के लिए I3 इक्वल टू कैपिटल E3 माइनस स्मॉल I कैपिटल R बटे स्मॉल R3। अब I1, I2 व I3 के जो मान है उसे हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो मिल जाता है I इक्वल टू कैपिटल E1 माइनस स्मॉल I कैपिटल R बटे स्मॉल R1 प्लस E2 माइनस स्मॉल I कैपिटल R बटे स्मॉल R2 प्लस E3 माइनस स्मॉल I कैपिटल R बटे R3। अब R1, R2, R3 का अलग अलग भाग दे देते हैं। अतः स्मॉल I इक्वल टू कैपिटल E1 बटे स्मॉल R1 माइनस स्मॉल I कैपिटल R बटे स्मॉल R1 प्लस E2 अपॉन स्मॉल R2 माइनस स्मॉल I कैपिटल R बटे स्मॉल R2 प्लस E3 बटे स्मॉल R3 माइनस स्मॉल I कैपिटल R बटे स्मॉल R3। अब राइट साइड के जो I वाले मान हैं उसे हम एक तरफ कर लेते हैं। अतः I इक्वल टू कैपिटल E1 अपॉन R1 प्लस कैपिटल E2 अपॉन स्मॉल R2 प्लस कैपिटल E3 अपॉन स्मॉल R3। अब IR कॉमन ले लेते हैं, माइनस IR ब्रैकेट में 1 अपॉन स्मॉल R1 प्लस 1 अपॉन स्मॉल R2 प्लस 1 अपॉन स्मॉल R3। अब IR वाले जो पद हैं उसे हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो हमारा मिल जाता है स्मॉल I प्लस स्मॉल I कैपिटल R ब्रैकेट में 1 अपॉन स्मॉल R1 प्लस 1 अपॉन स्मॉल R2 प्लस 1 अपॉन स्मॉल R3 इक्वल टू कैपिटल E1 अपॉन स्मॉल R1 प्लस कैपिटल E2 अपॉन स्मॉल R2 प्लस कैपिटल E3 अपॉन स्मॉल R3। अब लेफ्ट साइड में स्मॉल I कॉमन है जिसे हम बाहर ले लेते हैं। अतः I इक्वल टू मझला ब्रैकेट 1 प्लस कैपिटल R ब्रैकेट में 1 अपॉन स्मॉल R1 प्लस 1 अपॉन स्मॉल R2 प्लस 1 अपॉन स्मॉल R3 इक्वल टू कैपिटल E1 अपॉन स्मॉल R1 प्लस कैपिटल E2 अपॉन स्मॉल R2 प्लस कैपिटल E3 अपॉन स्मॉल R3 है, जिसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा मिल जाता है I इक्वल टू कैपिटल E1 अपॉन स्मॉल R1 प्लस कैपिटल E2 अपॉन स्मॉल R2 प्लस कैपिटल E3 अपॉन स्मॉल R3 पूरे के बटे 1 प्लस कैपिटल R ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा सूत्र प्राप्त होता है जिनमें तीनों सेलों के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो, तो बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा का ये सूत्र है। इसी प्रकार n सेलों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा I इक्वल टू कैपिटल E1 अपॉन स्मॉल R1 प्लस कैपिटल E2 अपॉन स्मॉल R2 प्लस कैपिटल E3 अपॉन स्मॉल R3 प्लस डॉट डॉट कैपिटल EN अपॉन स्मॉल RN पूरे के बटे 1 प्लस कैपिटल R ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट 1 अपॉन RN। व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इस सेतु का निर्माण इंग्लैंड के वैज्ञानिक CF व्हीटस्टोन ने किया था। उन्होंने 4 प्रतिरोधों तथा एक सेल व धारामापी का उपयोग करके एक ऐसी युक्ति बनाई जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, जिसके द्वारा हम अज्ञात तार का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं जो किसी समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं से जुड़े होते हैं। इनके एक विकर्ण के बीच सेल तथा दूसरे विकर्ण के बीच धारामापी जोड़ दिया जाता है। चारों प्रतिरोधों के मान को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त न हो। ऐसी स्थिति को हम संतुलन की अवस्था कहते हैं। संतुलन की अवस्था में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यदि हम 4 प्रतिरोध PQRS मान लें तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता है। हेडिंग है रचना। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई 4 प्रतिरोध PQRS है जिसे हम
किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं में क्रमशः जोड़े हुए हैं, अर्थात ए बी के बीच हम प्रतिरोध P को जोड़ देते हैं, बी सी के बीच प्रतिरोध Q, ए डी के बीच R और डी सी के बीच S प्रतिरोध को हम जोड़ देते हैं तथा विकर्ण बी डी के बीच एक धारा मापी तथा कुंजी K2 जोड़ दिया गया है और विकर्ण AC के बीच हम एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तथा कुंजी K1 से जोड़ दिए हैं। ट्रेडिंग है क्रियाविधि। चार प्रतिरोध PQRS समांतर चतुर्भुज ABCD की चार भुजाओं के रूप में जुड़े हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बिंदु B व D के बीच एक सुग्राही धारा मापी तथा बिंदु A व C के बीच वैद्युत सेल लगा है। दो कुंजियां K1 व K2 हैं। जब हम कुंजी K1 को दबाते हैं अर्थात ऑन करते हैं तो सेल से परिपथ में स्मॉल आई धारा प्रवाहित होती है जो बिंदु A से व दो भागों में प्रतिरोधों के अनुसार बढ़ जाती है। मान लिए धारा का पहला भाग I1 भुजा AB में तथा धारा का दूसरा भाग I2 भुजा AD में प्रवाहित होती है। हम PQRS को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो धारा मापी कैपिटल G में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। इस दशा में विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अतः भुजा BC में वही धारा I1 होगी जो भुजा AB में है तथा भुजा DC में धारा I2 होगी जो भुजा AD में प्रवाहित हो रही है। अब कुंजी K2 को दबाने पर भुजा AD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अतः बंद पास ABDA के लिए किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है उसे जान लीजिए। किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस पास में लगने वाले कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अतः बंद पास ABDA में I1 इंटू P माइनस I2 इंटू R बराबर 0। यहाँ पे हम क्लॉकवाइज चलते हैं क्योंकि धारा I2 हमारे चलने के विपरीत दिशा में है, अतः यह माइनस होगा तथा इस पास में कोई विद्युत वाहक बल नहीं जुड़ा हुआ है, अर्थात जो राइट साइड का मान होगा वह 0 होगा। सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मिल जाता है I1 P बराबर I2 R। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार बंद पास BCDB के लिए आपके द्वितीय नियम से I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S बराबर 0। अब I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का भाग दे देते हैं तो हमारा मिल जाता है I1 इंटू P बटे I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू R बटे I2 इंटू S। I1 से I1 कट जाता है तथा I2 से I2 कट जाता है तो हमारा मिल जाता है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। उपरोक्त सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि यदि प्रतिरोध P व Q का अनुपात तथा प्रतिरोध R का जो मान है वो हमें ज्ञात हो तो अज्ञात प्रतिरोध S का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। P तथा Q की भुजाओं को अनुपाती भुजाएं तथा भुजा AD को ज्ञात भुजा कहते हैं तथा भुजा CD को अज्ञात भुजा कहते हैं। सेतु के संतुलन होने पर धारा मापी तथा सेल की स्थितियों को आपस में बदलकर सेतु के संतुलन की अवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः सेतु को BD तथा AC की भुजाओं को संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के उपयोग। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से प्रतिरोध नापने के लिए 2 उपकरण बनाए गए, पहला पोस्ट ऑफिस बॉक्स तथा दूसरा मीटर सेतु। नेक्स्ट हेडिंग है नोट। पहला, सेतु की भुजाएं AD व BC
अनुपाती भुजाएं कहलाती हैं, क्योंकि इनमें लगे प्रतिरोध P/Q का अनुपात समंजित किया जाता है। भुजा AD को ज्ञात भुजा कहते हैं, क्योंकि इसके प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात होता है, जबकि CD अज्ञात भुजा होता है, जिसके प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना होता है। सेकंड पॉइंट, सेतु के संतुलन की अवस्था में धारामापी G तथा बैटरी E के परस्पर बदलने से संतुलन की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः धारामापी की भुजा BD तथा बैटरी की भुजा AC परस्पर संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं। थर्ड पॉइंट, सेतु की सुग्राहिता लगाए गए प्रतिरोधों के मानों पर निर्भर करता है तथा जब प्रतिरोधों के मान एक ही कोटि के होते हैं तो सेतु अत्यधिक सुग्राही होता है। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, मीटर सेतु क्या होता है, इसके सिद्धांत, रचना एवं क्रियाविधि के बारे में बतलाइए। तो मीटर सेतु क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण होता है। जिस प्रकार हम व्हीटस्टोन सेतु द्वारा किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, ठीक उसी प्रकार मीटर सेतु का भी उपयोग अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है मीटर सेतु का सिद्धांत। कम प्रतिरोधों के लिए व्हीटस्टोन का उपयोग आसानी से किया जा सकता है, किंतु जब हम बड़े प्रतिरोधों का मान ज्ञात करते हैं तो यह उपकरण जटिल साबित होता है, अर्थात इससे हम आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति बनाई गई जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोधों का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस युक्ति को मीटर सेतु कहते हैं, जो व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर आधारित एक सरलतम उपकरण होता है। नेक्स्ट हेडिंग है मीटर सेतु की संरचना। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बिंदु A व बिंदु C तांबे की दो L आकार की मुड़ी पत्तियों से जुड़े हैं, जिस पर दो संबंधक पेच लगे हैं तथा इनके बीच में एक तीसरी सीधी पत्ती लगी है जिस पर तीन संबंधक पेच लगे होते हैं। बिंदु A व D के बीच एक RB अर्थात रिस्टोर्ड बॉक्स, जिसे हम प्रतिरोध बॉक्स भी कहते हैं, जुड़ा होता है तथा जिस तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है उसे D व C के बीच जोड़ दिया जाता है। इसमें एक सर्पी कुंजी B तथा एक धारामापी G लगा होता है। बिंदु A व C के बीच मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन की एक तार लगी होती है जिसकी लंबाई 1 मीटर ली जाती है। बिंदु A व C के बीच एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल E तथा एक कुंजी K जोड़ दिया जाता है। मीटर सेतु में उपयोग होने वाले निम्न उपकरण: पहला, प्रतिरोध बॉक्स, जिसे चित्र में RB द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दूसरा, धारामापी, जो चित्र में G से प्रदर्शित किया गया है। तीसरा, अज्ञात प्रतिरोध, जिसे हम S से प्रदर्शित करते हैं। चौथा, कुंजी K तथा पांचवा, सर्पी कुंजी B तथा इसमें एक समान अनुप्रस्थ काट का 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का एक तार होता है जो किसी मीटर पैमाने के सहारे कसा होता है। अतः चित्र के अनुसार मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार AC होता है जो 1 मीटर पैमाने पर कसा होता है। इस तार के दोनों सिरों को L आकार की पीतल या तांबे की मोटी पत्तियों से जोड़ दिया जाता है तथा इसके अतिरिक्त एक सीधी लंबी पत्ती BC होती है जो मीटर स्केल के समानांतर होती है। इन पत्तियों के बीच दो खाली स्थान AB व CB होते हैं। एक खाली स्थान के बीच अज्ञात प्रतिरोध X या S तथा दूसरे रिक्त स्थान CD के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स RB लगा देते हैं तथा A व C के बीच एक लेग्रांजे सेल एवं प्लग कुंजी लगा देते हैं
तथा B व D बिंदुओं के बीच धारा मापी कैपिटल G एवं बिंदु D पर एक सर्पी कुंजी लगी होती है, जिसको तार AC पर इधर उधर चलाकर आसानी से दबाया जा सकता है। इस कुंजी को जॉकी भी कहते हैं। चूंकि इस कुंजी को हम तार पर स्पर्श कराते हैं, अतः इसे हम सर्पी कुंजी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मीटर सेतु की कार्यप्रणाली। बिंदु A व C के बीच एक सेल, धारा नियंत्रक एवं एक कुंजी को जोड़ा गया है। प्रतिरोध बॉक्स में से एक उचित प्रतिरोध कैपिटल R की कुंजी को निकालकर परिपथ को पूर्ण करते हैं। पुनः सर्पी कुंजी को दाएं से बाएं 1 मीटर वाले तार पे खिसकाकर ऐसी स्थिति ज्ञात करते हैं जहां धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। इस स्थिति को मीटर सेतु की संतुलन की स्थिति कहते हैं। संतुलन की स्थिति में AB तथा BC की लंबाइयों को स्केल में देखकर सेंटीमीटर में नोट कर लेते हैं। यदि AB की लंबाई को कैपिटल L मान ले तो BC की लंबाई 100 - L होगी तथा प्रतिरोध बॉक्स में से निकाले गए प्रतिरोध के मान को कैपिटल R मान लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। P/Q बराबर L/100 - L होगा। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से P/Q बराबर R/S। P/Q का मान उपरोक्त समीकरण से रख देते हैं तो हमारा मिल जाता है L/100 - L बराबर R/S, जिसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं तो हमारा मिल जाता है S बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में 100 - L पूरे के बटे L। यह हमारा सूत्र होता है जिसकी सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।